एवरेज यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1996 में एवरेस्ट पर घटी थी और 2015 में इस पर एक फिल्म को भी फिल्माया गया था जिसका नाम है अरे। इस फिल्म में बस सच्चाई को दिखाया गया है कि उस दौरान क्या हुआ था, कैसे इंसान अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे पहली दो ऐसे इंसान थे जो पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ी। इसके बाद बहुत कम ऐसे लोग थे जो एवरेस्ट पर चढ़ी। राहुल नाम की अकादमी ने इसे अपना बिजनेस बना लिया और उसने लोगों को एड्रेस पर ले जाने का काम शुरू कर दिया और अगले 4 सालों में वह 19 लोगों को बिना किसी हादसे की एवरेस्ट के ले गया। सन 1996 में रोड एक और टीम को एवरेज पर ले जाने के लिए तैयार होता है। जाने से पहले जॉब की बीवी बोलती कि जल्दी वापस आना, जो बोलते कि मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता, और वह अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। तारीख होती है 30 मार्च 1996। बहुत सारे यात्री काठमांडू नेपाल पहुंचते हैं और उनकी कंपनी का नाम होता है एडवेंचर कंसल्टेंट और रॉक की टीम के साथ कई लोग होती है जिसमें बैकबोन और भी कई लोग हैं। तेलुगु होती है। इनका पूरा सफर 40 दिनों का है और इन्हें 10 जून की दोपहर तक एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना है। अब काठमांडू से पूरी टीम हेलीकॉप्टर से 9,383 फोटो चाहिए एक जगह पर पहुंचती है। पैदल आ भी जाते हैं और 17,600 फुट की ऊंचाई पर अपनी 20 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई देशों के अलग होते हैं जो सभी अलग अलग कंपनी के साथ एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं। 23 अप्रैल को यह पूरी टीम 21,300 जाती है और ऑक्सीजन कम होती है। डेंसो कंपनी इन एवरी जा रही होती है। उन्होंने अलग अलग छुट्टियों पर यात्रियों के लिए कैंप लगाए होते हैं ताकि उन्हें आराम मिलता है। अब यहाँ से आगे का सफर इतना आसान नहीं है। ऑक्सीजन कम हो रही है। पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल सीधी होती है और खतरनाक भी है। यह वह जगह है जहाँ पर आप बादलों के साथ रहते हैं। यहाँ पर सारी यात्रियों की सुविधा के लिए सभी कंपनी से मिलकर रस्सियां लगाई होती है ताकि यात्रियों पर चर्चा की, क्योंकि बिना राशियों के आम आदमी एवरेस्ट पर चढ़ी जाए ऐसा हो नहीं सकता। और फिर भी इतना आसान नहीं है क्योंकि इंसान को अपने आप ही धीरे धीरे मारना शुरू कर देती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर पहाड़ चढ़ते हुए इन्हें बहुत परेशानी हो रही होती है। फिर भी यह सब आगे बढ़ते रहते हैं और 24,000 फीट ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और नीचे केम से ही लड्डू की रोक की टीम में होती है। रात को मौसम की जानकारी देती है कि मौसम तेजी से बदल रहा है, पर मौसम ने अपना रास्ता बदल दिया है। लेकिन अगर यह उत्तर की तरफ नहीं किया, दिल को बहुत बर्बादी उतरती है। यहाँ कोई मौसम नहीं होता और अपना रास्ता खुद बनाते हैं और यहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ बाहर की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना शुरू कर देते हैं जहां हवा बहुत ही सोती है और एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल होता है। लेकिन इन सबकी कहीं ना कहीं एक जीत है कि इन्हें कर दिखाते रहते हैं और यह अपने अगले 26,085 फीट ऊंचाई पर है। वहां पहुंच जाते हैं और इस ऊंचाई पर मौसम बहुत खराब होता है और यहां भी आगे नहीं बढ़ने का मतलब मौत है। लेकिन 10 मई को मौसम एकदम शांत हो जाता है तो कोई नहीं होता और रात को 12:30 बजे यह सब ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं और जहां से शिखर पर पहुंचने का रास्ता 12 घंटे का है और यह सब इसे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह अपने सपने को पूरा कर लेंगे। हर चीजों किलोमीटर ऊपर पहुंच जाते हैं। अरे सुबह के 4:39 यहाँ पर इनकी टीम एक आदमी होता है जिसका नाम पिक है। उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हुआ शुरू हो जाती है। उसे दुबला दिख रहा होता है क्योंकि कुछ ही साल पहले उसकी आंखों की सर्जरी हुई थी। रॉब से बोलता है कि वह आगे बढ़ रहे हैं और अगर तुम ठीक महसूस करो तो आधे घंटे बाद तुम भी आगे बढ़ जाना, नहीं तो तुम्हें अपना सफर ही खत्म करना होगा। आगे बढ़ते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर ऊपर रस्सियां नहीं होती और यह अब यहाँ पर रस्सियां बांधना शुरू कर देते हैं क्योंकि बिना रिसीव कीजिए एक कदम भी ऊपर नहीं कर सकते। और यहाँ से 3 लोग वापस लौटने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि हमें बहुत ही सोती है और इनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी होती है। बहुत गरीब होने के बावजूद भी अत्यधिक नहीं देना चाहते हैं और वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर एवरेस्ट पहाड़ पर बहुत गहरी
गहरी भर की दलाली होती है जिनकी भी नहीं दिखती और इन्हीं ग्रहों में गिरकर 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए बिना राशियों के बिना सेफ्टी के यह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते और उनकी पूरी टीम की जगह पर होती है। यह 28,740 फीट की ऊंचाई पर है और जब इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें हो जाता है खेड़ा गुस्सा भी आता है। जैसे जैसे लोग ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं उन्हें बहुत सारी कांटेक्ट होती है, जैसे दिमाग में पानी भर जाना, और यह सब मौत की वजह हो सकती है। इन सब की हालत खराब हो चुकी है, किसी के अंदर शक्ति नहीं है, बस एक जज्बा है जिसकी वजह से सब आगे बढ़ रहे हैं और दोपहर 1:14 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने घर दिखाए होता है जो एक करना चाहते थे और उसकी टीम बहुत खुश होती है और कुछ ही देर में यह वापस लौटने का फैसला करती है। वैसे प्लान के हिसाब से 2 बजे तक वापस आ जाते हैं। पहाड़ों पर बादल बढ़ाना शुरू हो जाते हैं और इन सब से सांस भी नहीं ले जा की होती क्योंकि सबका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। रोड के हमसे संपर्क करता है वह बताता है कि ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और जितने भी यह एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचेगी। अभी सब वापस लौटा शुरू कर रही हैं और यह टॉर्च शुरू भी कर देते हैं। अभी थोड़ा नीचे होते हैं, वहां पर एक और इन्हीं का टीम का आदमी जिसका नाम होता है वह होता है जो करता है। वह कहते हैं कि अगर वह आज ऊपर नहीं किया तो दोबारा कभी नहीं आ पाएगा और जॉब से बड़ी मुश्किल से ऊपर ले जाता है कि हालत खराब होती है। पर वह एड्रेस तक पहुंचाता है, शुरू करते हैं तो डर की हालत खराब हो चुकी होती है, लगभग भी हालत में होता है और अब यह दोनों पर था चुके हैं। रॉक की टीम जॉब को वापस आने के लिए बोलती है पर रोक बना कर देता है। वह बोलता कि मैं को छोड़कर नहीं आऊंगा, लेकिन सारी जिंदगी का सवाल है। सारे बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पर बहुत जो उसे तूफान शुरू हो जाता है और रॉक को बहुत मुश्किल से एक जगह छोड़कर ऑक्सी लेने के लिए जा रहा होता है। वह डाकू होता कि तुम यहाँ से हिलना मत, लेकिन जग का दिमाग पूरी तरह से सुनो चुका है और उसके पीछे नहीं लगता है। यह बात तो आपको पता नहीं चलती और दाल खाई में गिर जाता है। यहाँ पर रोक भी बुरी तरह से थक चुका होता है और वह वहीं बैठ जाता है। तभी वहां पर उसका एक साथी आ जाता है जिसे ऑक्सीजन का आधा सिलेंडर मिला होता है और वह रात को ऑक्सीजन देता है और वह दोनों तूफान में नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। यह कुल मिलाकर 13 लोग होते हैं जो ऊपर फंसे हुए होते हैं और तूफान बढ़ते ही जा रहा होता है। अभी रात के 3 बजे होते हैं और नीचे कैंप से उन्हें बताया जाता है कि उनकी मदद के लिए लोगों को उनके पास भेजा जा रहा है, पर वह तभी वहां पर आ सकते हैं जब तूफान रुकेगा और ऊपर लोग तूफान से, ठंड से और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे होते हैं। और सुबह के 5 बज जाते हैं। रमैया रोड के साथ जो उसका दूसरा साथी होता है, कान की वजह से उस ऊंचाई पर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और जब लोग खुद भी उसी की आदत में होता है तो उसके साथी अपनी जैकेट उतार देता है और बोलता है बहुत गर्मी हो रही है और पहाड़ से नीचे स्लाइड कर जाता है। अब तक इनका कैंट से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है, पर जब तूफान बंद होता है तभी जॉब का कॉल आता है। वह बोलता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि उसके हाथ पर जम चुकी होते हैं। वह नहीं बताता है कि मुझे मदद चाहिए और मेरा साथ ही मर चुका है। वह लोग को बोलते किसी भी तरह नीचे आना होगा, बहुत ही दवाई होती है, पर रोक बोलते कि मैं नहीं आ पाऊंगा और इसके बाद इनका कनेक्शन कट जाता है और नितिन की टीम बोलती कि रोड की वाइफ को कॉल लगाओ और उसका फोन सैटेलाइट फोन के पास रखो, उसी अपनी वाइफ की आवाज सुनकर हिम्मत मिलेगी और वह ऐसे ही करते हैं। वह लोग और उसकी वाइफ की बात करवाती हैं, तुम्हें चलते रहना होगा, कल आएगी, बस तुम किसी भी तरह से नीचे आ जाओ। रात को वहां पर बहुत दिक्कत हो रही होती है कि वहां पर हवा होती है और बिना ऑक्सीजन के साथ में काफी तकलीफ होती है। बोलता है कि मेरे हाथ पैर चुके हैं, उसकी भी चलना होगा। माधव बांसी उठने की कोशिश करता है और जो लोग को पर बचाने के होते हैं वह पर नहीं जा पाते क्योंकि वहां पर हवाई बहुत ही सोती है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। रात को बताया जाता है कि जो लोग तुम्हारी मदद के लिए आ रहे थे वह तेज हवाओं के कारण वापस लौट चुकी है। जो बोलते कि मुझे एक और रात यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि वहां से अकेला नहीं निकल सकता। वही लोग की वाइफ उसके लिए बहुत चिंतित होती है, बात करनी है और वह रूप से बोलती कि तुम्हें घर आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। भाई को बोल दे कि मैं साला से नहीं मिल पाऊंगा। उसकी वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है वह लड़की होती है और रोक ने पहले उसका नाम सारा रख दिया होता है। जो बोलते कि मुझे माफ कर देना, मैं उसे मिल नहीं पाऊंगा।
क्योंकि लोग समझ जाता है कि वह यहाँ से नहीं निकल सकता और उसका आखिरी वक्त है। रॉकी भाई बोलती कि ऐसा मत कहो, तो मैं हार नहीं मानते थे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और इसके बाद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैग जिसे देखने में परेशानी होती है, वह नीचे उतरने वाले लोगों के साथ पीछे की तरफ आ चुका होता है। वहां सब लोग जा चुके होते हैं। जानकीपुर का इंतजाम मैं कर लूंगी। कितनी होती है, हवा के दबाव बहुत ज्यादा है, वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। पर बैंक की वाइफ नेपाल में जो अमेरिकन एम्बेसी होती है वहां कॉल कर दिए और वह उन्हें बैंक की मदद के लिए प्रेरित करती है और वह के लिए हेलीकॉप्टर भिजवा दें। और बड़ी मुश्किल से वह हेलीकॉप्टर की मदद भिजवाकर बैंक को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां से नीचे नहीं आ पाता और वही पहाड़ों में हमेशा के लिए बाकी बचे लोगों के साथ रह जाता है। यहां बेखुदी चले आते हैं और उसका इलाज होता है, पर हाथों और नाक का खून जमने की वजह से वह कल के होते हैं, जिसकी वजह से उसकी हाथ और नाक काटनी पड़ती है कि फैमिली उसका साथ देती है। और आज भी वह अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ रहता है।